वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 2 मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मैंने कंसीव कैसे करा था, और ये सेकंड वाले पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि जो मेरी 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी जर्नी थी वो कैसी रही थी। क्योंकि मेरी 35th वीक पे हमने सी सेक्शन अडॉप्ट कर लिया था। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमने अडॉप्ट करा, और मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि बहुत मतलब इतने कॉम्प्लिकेशंस थे जिस वजह से मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी कभी शूट नहीं करी थी। क्योंकि हमें मतलब मेरी डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अभी शूट मत करो। सो जब मैंने कंसीव कर लिया था उसके बाद मतलब सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें हमें पता चल गया था कि वो ट्विंस हैं। देन उसके बाद हर मंथ हमें जाना पड़ता था मंथली बेसिस पे, और अल्ट्रासाउंड होते थे तो सब कुछ नॉर्मल आया। तो देन एक बार जनवरी का जो अल्ट्रासाउंड था उसमें कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस आई थी, जिसमें दोनों का डिस्कॉर्डेंस जो था मतलब ग्रोथ का डिफरेंस जो था, और हमारा ब्लड का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 30% का मतलब डिफरेंस था। यूजुअली 20% का डिफरेंस नॉर्मल माना जाता है। जब 30% हो जाता है तो उसे थोड़ा मतलब सीरियस केस माना जाता है कि मतलब कुछ मतलब मेरे को एज सच तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी डॉक्टर ने ही मुझे बताया था कि ये थोड़ा सीरियस हो जाता है अगर 30% का डिस्कॉर्डेंस होता है। तो उसके फिर रीजंस देखने पड़ते हैं कि क्या क्या रीजंस थे उस डिस्कॉर्डेंस के, उस डिफरेंस के दोनों में। जब कंसीव हुआ था तो दोनों में कंसीव होने में भी 2 to 3 डेज का डिफरेंस था, और जो अल्ट्रासाउंड में आता था। और जब जनवरी में अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें उनका वेट का भी और ब्लड सप्लाई का भी जो भी मतलब उसमें चीज़ें होती हैं उसमें 30% का डिफरेंस आया। जो भी वो मतलब जिन भी पॉइंट्स पे वो चेक करते हैं डॉक्टर्स, जब वो 30% का डिफरेंस आया था तो वी वर प्रिपेयर्ड कि क्या हुआ। जब जनवरी में हमें डिस्कॉर्डेंस का डिफरेंस का पता चला था तो हम लोग प्रिपेयर थे कि ये प्रेगनेंसी हमें ड्रॉप करनी पड़ सकती है, और इसी वजह से सिर्फ यही रीजंस थे मतलब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी कभी शूट नहीं करी थी। और मेरी डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अभी किसी को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद में जब वो डिस्कॉर्डेंस 30% आया तो उन्होंने मुझे ग्रेटर कैलाश एक क्लिनिक है, सत्वा क्लिनिक, सत्वा फीटल सत्वा करके है वो, उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा अल्ट्रासाउंड करने के लिए, जो इन डेप्थ में थोड़ा अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिर वहाँ से पता चला कि इनका डिस्कॉर्डेंस जो है मतलब कुछ टाइम बाद भेजा था उन्होंने मुझे, फरवरी में भेजा था, अराउंड 20-25 डेज बाद वो मतलब वो अल्ट्रासाउंड के लिए, थोड़ा जो बड़ा वाला अल्ट्रासाउंड होता है डेप्थ में अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके लिए। तो उसमें जो डिस्कॉर्डेंस आया इनका आया था 20% अराउंड उस टाइम तक, क्योंकि वो 25 डेज बाद हुआ था तो 20% अराउंड आया था, जो कि मेरा हुआ था 10th of Feb को। अब वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था अराउंड 2.5 आवर्स और 3 आवर्स उसमें लग गए थे मुझे, क्योंकि ट्विंस थे, ट्विंस के हार्ट बीट भी चेक करनी थी, उनकी स्पाइन भी चेक करनी थी, उनका मतलब जो भी सेक्शंस होते हैं हार्ट के 4 सेक्शंस वो भी चेक करने थे। सब कुछ उन्होंने चेक करा और उसके बाद डिफरेंस पता चला कि 20% है। फिर दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ था मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम लोग भी रिलैक्स हो गए कि चलो कोई भी मतलब एज सच कोई रीज़न नहीं है इस डिस्कॉर्डेंस का, मतलब सब नॉर्मल चल रहा है प्रेगनेंसी में। फिर उन्होंने मार्च आया, मार्च में मेरे को हल्का बहुत लेग्स में पेन होना शुरू हुआ था, तो उन्होंने मुझे उस टाइम फरवरी में मुझे फीवर भी हुआ था, ज़ुकाम भी हुआ था, सब कुछ था, और ये मेरे को 1 मंथ चला था पूरा फीवर
कोल्ड कफ सब कुछ 1 मंथ चला था। मैंने आज सच कुछ मेडिसिन नहीं ली थी, मेरे को रिकमेंड करी थी उन्होंने, लेकिन मैंने सिर्फ हनी टेस्ट लिया था। हनी टेस्ट जो सिरप आता है आयुर्वेदिक सिरप, वही मैंने लिया था। उसके बाद मतलब फरवरी में खुद ही बॉडी ने फिर कवर अप कर लिया था। देन मार्च आया। मार्च में मेरे को मेरे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोल दिया था। अभी तक मैं अपने ऑफिस भी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। मैं सुबह वॉक भी करती थी, इवनिंग में भी वॉक करती थी, 1 आवर और 1.5 आवर मैं वॉक करती थी। और फिर उसके बाद जब मतलब मार्च आ गया था, तो मार्च में मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोल दिया था कि अब अगर वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है तो ले लो, नहीं तो आप लीव ले लो। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम मेरी कंपनी ने मुझे दे दिया था। थैंक गॉड, आई एम थैंकफुल टू माई मैनेजर जिन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया था। एंड उसके बाद जब मैंने वर्क फ्रॉम होम करा, सब कुछ नॉर्मल चला। मार्च में भी उनके कहने के बाद भी मैंने काफ़ी अपने आप को एक्टिव रखा था। उन्होंने मुझे कह दिया, मतलब मेरी डॉक्टर ऋचा गुप्ता जो थी, उन्होंने मुझे कह दिया था कि अब थोड़ा मतलब केयरफुली चलना पड़ेगा आगे। तो देन उसके बाद मार्च ख़त्म हुआ हमारा। मार्च में ठीक था, सब सही था। मैंने डिस्क्लोज भी कर दिया सब जगह कि प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेग्नेंट हूँ मैं। हमने फ़ोटोशूट भी कराया, हमने सब कुछ करा। देन आया अप्रैल में 1 और 2 अप्रैल को मेरा अपॉइंटमेंट था। देन हम लोगों ने डॉक्टर को विजिट करा। उन्होंने मतलब कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था उस टाइम तक। मैंने उन्हें बताया था, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, तो इतना कुछ इशू नहीं था। मेरा बीपी हाई आया था, तो जब वो बीपी हाई आया था तो उन्होंने मुझे ना 10 दिन दिए थे। हाँ, इस टाइम मेरा कलर डॉपलर हुआ था, सॉरी, इस टाइम जब मेरा कलर डॉपलर हुआ था उसमें सब कुछ नॉर्मल आ गया था। तो बीपी हाई आ रहा था, अराउंड 150-160 आ रहा था। तो उन्होंने मुझे मतलब 10 डेज बीपी नोट डाउन करने के लिए बोला था कि अपना बीपी चेक करते रहना, दिन में 4 टाइम चेक करना। ये चेक करना कि सिर्फ क्लिनिक पे ही इंक्रीज हो रहा है या घर पे भी मेरे को इंक्रीज रहता है बीपी, जो कि मुझे पता नहीं चलता था कभी भी। तो मैंने चेक करना शुरू करा। 4 टाइम्स हम चेक करते थे दिन में, 4 टाइम हमने टाइम उसमें डिवाइड कर दिया था। और जब हम चेक करते थे अराउंड 7 डेज तक मेरा बीपी हाई रहा था। उस टाइम भी 160-170 ऐसे ही चलता था। फिर जब हम मतलब उन्होंने 10 डेज का टाइम दिया, हमने 11th को विजिट करा दोबारा डॉक्टर ऋचा गुप्ता को। देन उन्होंने मुझे बोला था कि इस प्रेगनेंसी को अभी हम और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है 35 वीक्स में आपको डिलीवर हो जाते हैं। ट्विंस के केस में ये रहता है कि आपको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने देते हैं रिस्क की वजह से, इसलिए 35 वीक्स में आपका सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी अगर वो कर सकते हैं तो वो आपका हो जाता है। देन 11th अप्रैल को मैंने उन्हें बताया था कि मुझे हार्ट बीट मतलब दोनों ट्विंस हैं, उनकी मेरे को मूवमेंट फील नहीं हुई थी एक दिन, और पूरा दिन फील नहीं हुई थी। मैंने वॉक भी करी, मैंने सब कुछ करा था। सुबह 4 बजे जाके जब मैं छत पे घूम रही थी तब मेरे को मूवमेंट फील हुई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 o'clock तो उन्होंने फिर मेरे को दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। हाँ, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराया हमने कलर डॉपलर, उसमें हमें पता चला था कि जो मेरा छोटे वाला ट्विन है, सेकेंड बेबी जो है, उसका ब्लड जो है वो रिवर्स फ्लो करने लग गया। कुछ परसेंट था, ज़्यादा नहीं था। तो जो मेरी रेडियोलॉजिस्ट थी उन्होंने भी बोल दिया था कि अब इसको आगे कंटिन्यू मत करना, और ऋचा मैम से बात करो, अगर पॉसिबल है तो डिलीवरी कर लो। तो देन हमने अपना कलर डॉपलर जो था मतलब वो उनको दिखाया ऋचा मैम को। तो ऋचा मैम ने भी बोला कि अब हम लोग इसमें रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बीपी भी हाई चल रहा है, 170 अराउंड, 160 अराउंड, और जो सेकेंड वाला बेबी है उसका भी थोड़ा सा ब्लड फ्लो रिवर्स फ्लो कर रहा है। तो अब हम इसको मतलब डिलीवरी के लिए अरेंज करते हैं। तो
पहले जब हमारी बात हुई थी हम लोग वेट कर रहे थे 20th ऑफ अप्रैल का भी, कि हम 11th के बाद 20th को विज़िट करेंगे, तब चेक करेंगे कि अगर हम आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं तो। लेकिन केस यही हो गया कि मेरा बीपी हो गया और इनका सेकंड वाले का मतलब ब्लड बैक फ्लो करने लग गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि 15th को ही हम लोग डिलीवर कर देंगे दोनों को। जब वो 15th आ गई तो 15th को मॉर्निंग मेरे को हॉस्पिटल बुलाया गया। हॉस्पिटल का नाम था शांति गोपाल हॉस्पिटल, जो कि इंदिरापुरम में है। हम लोगों ने मॉर्निंग 7 o'clock उसको विजिट करा था। 7 o'clock के बाद मेरे को मैं रेडी हुई थी, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी थी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। मैम ने मुझे बोला था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं वेट करेंगे हम लोग, मैक्सिमम 1 और 1.5 डे ही वेट करेंगे अगर नॉर्मली हो गया तो, अदरवाइज सी सेक्शन अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो फॉर सेफ साइड हमने सी सेक्शन ही अडॉप्ट कर लिया था फर्स्ट उसी में, कि नहीं हम लोग नॉर्मल के लिए भी हमें 1 डे और 1.5 डे वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी चांसेस है कि सी सेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन हमारा फिर सी सेक्शन का ही रहा। और उन्होंने हमें मॉर्निंग में 7 o'clock शांति गोपाल हॉस्पिटल में बुलाया था। मैं रेडी हुई अराउंड 8:30 और 8:45 मैं ओटी में थी। ओटी में फिर इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 9:21 और 9:22 पे, 1 मिनट का डिफरेंस था दोनों के बर्थ पे। और रही स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात, मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया ही लिया था। फर्स्ट मेरे को भी थोड़ा डर था कि नहीं इससे कमर दर्द रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो जो मेरे एनेस्थीसियन थे वहाँ पे काफ़ी एज थे, उन्होंने ही बताया कि अगर आपकी डाइट सही रहेगी, आपका पोस्चर सही रहेगा, आपका आफ्टर डिलीवरी केयर सही रहेगी, तो चांसेस नहीं होते हैं आपको बैक इशू के। जो मेन रीज़न होता है आपको बैक प्रॉब्लम का, वो एनेस्थीसिया नहीं होता, आपकी डाइट, आपका पोस्चर वगैरह ही रीज़न होता है बैक पेन का। देन जब ये डिलीवर हो गए थे तो दोनों को NICU में लेके जाया गया था। NICU में इनका चेक वगैरह हुआ था, जिसमें जो फर्स्ट बेबी था उसका वेट था 2.5 kg और सेकंड बेबी जो था उसका वेट था जो सेकंड बेबी था उसका वेट था 1.8 kg। तो फर्स्ट बेबी तो हमें उसी दिन मिल गया था। सेकंड बेबी के लिए हमें वेट करना पड़ रहा था क्योंकि वो NICU में ही था। मतलब उसका मेन रीज़न ये था कि वो फीडिंग नहीं कर पा रहा था खुद से, और उसको पाइप वगैरह लगी थी फीडिंग के लिए। 3 से 4 दिन उसको NICU में ही रखा गया था। बोला गया था कि मतलब जब तक वो 20 ml खुद से फीड नहीं ले लेगा और रिफ्लेक्स नहीं करेगा तब तक वो हमें नहीं दे सकते वो बेबी। सब कुछ हो गया था। मैंने फिर जिस दिन लास्ट डे था उस दिन मेरा फर्स्ट बेबी भी NICU में चला गया था, जस्ट ड्यू टू जॉन्डिस था उसको, और उसको ब्लू रेज थेरेपी के लिए रिकमेंड करा गया था। तो वो भी चला गया था। मेरा डिस्चार्ज हो गया था। हम लोग घर पे खाली आए थे दोनों को वहाँ NICU में छोड़कर। देन नेक्स्ट डे हमें कॉल आ गया था कि जो फर्स्ट बेबी है उसने 20 ml खुद से ही मतलब वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया है। अब आप उसको घर लेके जा सकते हो, और फर्स्ट वन का जॉन्डिस टेस्ट भी नॉर्मल आया। तो नेक्स्ट डे हम लोग दोनों को घर लेकर आए थे। आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी जिसमें हम उन्हें घर लेकर आए थे, और अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हमें छोटे वाले को बार बार ऑल्टरनेट डेज पे मतलब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था उसका टेस्ट कराने के लिए, उसको चेकअप कराने के लिए कि नॉर्मल है या नहीं। सो अब रही मेरे वेट की बात कि मैंने इतना लूज़ कैसे कर लिया था। जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो मेरे को फर्स्ट टाइम पे कोई सिम्टम्स नहीं थे। फर्स्ट 2 मंथ्स में मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं आए थे। मैंने सब कुछ खाया, मैंने एक्सरसाइज भी करी, सब कुछ करा था। जब 3rd मंथ स्टार्ट हुआ था, 3rd मंथ में मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी। और ऐसा होता है, ऐसा कहते भी हैं
कि जब आपके ट्विंस होते हैं तो आपको 9 मंथ्स तक कंटिन्यू वॉमिटिंग होती है, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे को एंड मंथ तक भी मेरे को वॉमिटिंग हुई थी। और जब 3rd मंथ स्टार्ट हुआ था तो मैंने डॉक्टर ऋचा गुप्ता से ही पूछा था कि मेरे को अपनी डाइट में कुछ इंक्रीज करना है या क्या करना है। और मेरा सारा डाइट जो था वो डॉक्टर ऋचा गुप्ता के अकॉर्डिंग ही चला था। मैंने अपनी तरफ से या मेरी फैमिली ने अपनी तरफ से कुछ मेरे को ज़्यादा नहीं बोला कि ये खाओ वो खाओ, 2 बच्चे हैं तो इतना खाओ, ये वो सब कुछ नहीं बोला था। तो नॉर्मल जितना जैसे जैसे ऋचा गुप्ता बताती थी वैसे वैसे मेरी डाइट इंक्रीज होती थी। जो 3rd मंथ था उन्होंने मुझे सिर्फ अ ग्लास ऑफ मिल्क बोला था, वो भी रात को। तो पूरा दिन जैसे मेरा नॉर्मल डाइट प्लान चलता था, रात को सिर्फ उसमें 1 गिलास दूध ऐड हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते कुछ चीज़ें उन्होंने मेरी डाइट में इंक्लूड करवा दी थी कि अब ये ले सकते हो, अब वो ले सकते हो। और जो 7th मंथ था उन्होंने मुझे कह दिया था कि अब आप घी वगैरह खा सकते हो, जो कि नॉर्मली घर वाले खिलाते भी हैं सब कुछ। और मेरे साथ इशू ये भी था कि मेरे को बहुत कम चीज़ें ऐसी थी जो डाइजेस्ट होती थी, बहुत कम चीज़ें ऐसी थी जो डाइजेस्ट होती थी, जो ये लोग एक्सेप्ट करते थे। नहीं तो मेरे को नॉशियास हमेशा रहता था, मेरे को वॉमिटिंग हमेशा हो जाती थी। एंड तो जो ओवरऑल मेरा पीरियड था प्रेगनेंसी का, उसमें सिर्फ मेरा आई थिंक 5 और 5.5 ही गेन हुआ था। मतलब जो मेरा 1st मंथ जब मेरी प्रेगनेंट में, तो वो अराउंड 85.5 था वेट। और जब एंड मंथ मतलब प्रेगनेंसी का था तो अराउंड 90 और 91 पहुंचा था वो वेट, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचा था। और डिलीवरी के बाद मेरा 12 kg लूज भी हो गया। सो यही रीज़न था कि मेरा मतलब आफ्टर डिलीवरी फैट क्यों नहीं दिख रहा है, आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट गेन क्यों नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैंने और मेरी फैमिली ने डॉक्टर ऋचा गुप्ता को बहुत सही से फॉलो करा था। उन्होंने जो कहा हमने वही करा। मैंने 2 आवर्स वॉक लगा लो पर डे, मैंने वो भी करी, उनके मना करने के बाद भी करी। मैंने स्टेयर्स भी अप डाउन करी, दिन में अराउंड 7 और 8 टाइम्स मैं स्टेयर्स अप डाउन करती थी। जब भी मेरे को नींद नहीं आती थी मैं छत पे घूम रही होती थी और या मैं अपनी गली में घूम रही होती थी। और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, आप ओवर वेट भी हो, और अगर अब आप वेट और ज़्यादा गेन करोगे तो आपकी बैक पे दिक्कत होगी, आपकी बैक में इशू क्रिएट हो जाएंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए था सीरियसली। तो मैंने इसलिए उनको बहुत रिग्रेसली फॉलो करा, अपनी डाइट को मेंटेन करा अपने बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ये कुछ खाते नहीं थे। और आउटसाइड फूड जो था वो मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा खाया है होल प्रेगनेंसी। मैंने इंडियन चाट्स वगैरह कुछ नहीं खाया है, मैंने इंडियन फास्ट फूड नहीं खाया है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी वीक में 1 टाइम सिर्फ पिज़्ज़ा खाया, वो भी पिज़्ज़ा हट का। और कुछ खाया मैंने, दाल मखनी और नान खाई है बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है। और मेरे को रही आपकी हेल्दी फूड की बात, तो मुझे आज सच कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसमें आपको नहीं बता सकती आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। मुझे उन्होंने ऑरेंज खाने के लिए बोला था, जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरे को वॉमिट हो जाती थी। मुझे एप्पल से भी वॉमिट हो जाती थी, मुझे अनार से भी वॉमिट हो जाती थी। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनसे मेरे को वॉमिट हो जाती थी, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होते थे। और खाने में स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मैंने खिचड़ी दलिया ये सब कुछ खाया है, वो सही रहता था। फिर उसके बाद मेरे को दाल से भी वॉमिट होनी शुरू हो गई। बहुत रेयर चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर रही थी, जिससे मेरे को वॉमिट नहीं होती थी, तो मैंने सिर्फ वही खाई है, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो आप ये भी रीज़न कह सकते हो मेरे वेट लॉस का कि मेरे को प्रेगनेंसी के बाद मेरे अंदर वेट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे को खाने के लिए ऑप्शंस मेरे पास बहुत कम थे, कुछ एक्सेप्ट नहीं करती थी मेरी बॉडी, और यही रीज़न है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। अब आपको पता चल गया मैंने IVF अडॉप्ट नहीं करा है, मेरा वेट गेन क्यों नहीं हुआ है प्रेगनेंसी के बाद। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस है पूछने के लिए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। एंड बस अगर आपको मेरी पोस्टमार्टम जर्नी के बारे में भी तो कुछ
जानना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। बाय।